बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर 4 और आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल के लिहाज से कहीं भी कोई टॉपिक अगर आ रहा हो, कहीं भी सेल बायोलॉजी को डिस्कस किया जा रहा हो, तो उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले लफ्जी मतलब क्या है, लिटरल मीनिंग। प्लाज्मा का मतलब होता है फ्लूइड या फ्लूइड लाइक। फ्लूइड लाइक भी कह सकते हैं, फ्लूइड भी कह सकते हैं, जबकि मेम्ब्रेन का मतलब होता है लेयर, मखसूस तय लेयर। लफ्जी मतलब होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यानी एक मखसूस तय जो फ्लूइड की तरह है, लिक्विड लाइक है, फ्लूइड नेचर रखती है, फ्लूइड की तरह नजर आती है। फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा सब हेडिंग्स के अंदर डिफाइन या डेफिनेशन का। डेफिनेशन: सेल मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट बाउंड्री व्हाइल कवर्ड बाय सेल वॉल इन प्लांट सेल। जब भी हम सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन करते हैं, तो हम कहते हैं कि दी आउटर मोस्ट सेल बाउंड्री, जनरलाइज सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री है। और अगर इस आउटर मोस्ट बाउंड्री की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर इस आउटर मोस्ट बाउंड्री के बाहर क्या है, सेल वॉल भी मौजूद होगी। तो एक ऐसी बाउंड्री जो सेल के बिल्कुल आखिर या फिर एंड पे पाई जाती है, सेल के एंड पे मौजूद हो, सेल की जो बाउंड्री है, बाउंड्री वाल जो है, उसको हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये बाउंड्री वाल मजीद प्लांट सेल के अंदर कवर्ड होती है, इसको सराउंड किया होता है सेल वॉल ने। फिर दूसरा पॉइंट हमारा डिफरेंट नेम्स। दो मुख्तलिफ नामों से इसको बुलाया जाता है, इसको डिस्कस किया जाता है। पहला नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि इसकी फ्लूइड नेचर की वजह से इसको ये नाम दिया जाता है। याद रखिएगा, जब भी हम किसी जनरल सेल की बात कर रहे हो तो एक तो उसकी अपनी मेम्ब्रेन होगी सेल की, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, और ज़्यादातर केसेस में हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, या यूं कह सकते हैं जी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट नेम्स। डिफरेंट नेम्स में हमारा पॉइंट है कि हम मुख्तलिफ नामों से इसको पुकारते हैं। उनमें से एक नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, जबकि दूसरा सेल मेम्ब्रेन का है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कब पुकारा जाता है? जब हम एक सेल को डिस्कस कर रहे हैं और सेल की जो मेम्ब्रेन है, जो कि आउटर मोस्ट बाउंड्री के तौर पे सेल मेम्ब्रेन को जब डिस्कस किया जा रहा हो, तो उस सूरत में हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दे रहे होते हैं। जबकि अगर हम किसी भी सेल की ऑर्गेनेली की बात करें, जैसे कि न्यूक्लियस है, सेल के अंदर मौजूद होता है, या फिर इसी तरह हम यहाँ पे एक वैक्यूल हमने एज एग्जाम्पल लिया है, वैक्यूल की बात करें, वैक्यूल की भी अपनी एज ए ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन मौजूद है, न्यूक्लियस की भी एज ए ऑर्गेनेली अपनी मेम्ब्रेन मौजूद है। तो इस सूरत में यहाँ जो मेम्ब्रेन मौजूद है उसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देंगे, जबकि एज होल जो सेल की सेल मेम्ब्रेन है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलेंगे, इसी तरह सेल मेम्ब्रेन भी बोलेंगे। ओकेशनल है, यानी अगर ये सेल की बाउंड्री के तौर पे डिस्कस हो रही है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अगर ये किसी ऑर्गेनेली की बाउंड्री के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं हम इसको, तो उस सूरत में हम इसको सेल मेम्ब्रेन का नाम देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कंपोजिशन। कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इसकी फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट कंपोजिशन के हवाले से हम अज्जा या कंपोनेंट्स को देखते हैं कि वो इसकी फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा जो कंपोजिशन के लिए इंपॉर्टेंट माने जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन है। एक अंदाजे के मुताबिक 60 to 80% किसी भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, जबकि रिमेनिंग मोस्ट पोर्शन जो है वो लिपिड्स का है, ये 20 to 40% कंप्राइज करेंगे। हम यूँ कह सकते हैं सिंपली कि मेजर जो फॉर्मेशन है, कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो इन दो कंपोनेंट्स की वजह से है। प्रोटीन और लिपिड इसकी फॉर्मेशन में मोस्टली यूज हो रहे हैं। जबकि रही बात कार्बोहाइड्रेट की, तो क्योंकि बहुत माइनर इसकी कंसंट्रेशन या इसकी अमाउंट यूज होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के अंदर, इसीलिए हमारे टॉपिक के अंदर
इसकी कोई स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं दी गई कि कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंट फॉर्मेशन या कंपोजिशन में हिस्सा ले रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर या फिर मॉडल जो कि स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। मोस्टली दो मॉडल एक्सप्लेन किए जाते हैं जब भी हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे होते हैं। उनमें पहले वाला, इसको नाम दिया जाता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन को किसी भी जगह से हम डिस्कस करें, किसी भी जगह से स्टडी करें तो वो एक जैसी ही नजर आएगी। जैसे हमारे पास एक डायग्राम सिंपल सेल की है, हम अगर सेल मेम्ब्रेन को यहाँ से ऑब्जर्व करें, यहाँ से ऑब्जर्व करें, यहाँ से ऑब्जर्व करें, यहाँ या किसी भी जगह से, तो हमें इसके स्ट्रक्चर के अंदर, इसके अंदर मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट और उनकी कंपोजिशन जो है वो हमें सिमिलर मिलेगी, क्योंकि एक जैसी है और हर जगह ही सिमिलैरिटी है, यूनिट के तौर पर करिए। इस वजह से हम इस मॉडल को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर से मुराद के लिपिड की दो तहें हैं। दो तहों में एक ये वाली तह और दूसरी ये नीचे। ये दो तहें क्योंकि लिपिड की मौजूद होती हैं, इस वजह से इन दो तहों को इकट्ठा, और लिपिड नेचर होने की वजह से, दो होने की वजह से इन दोनों को इकट्ठा ये नाम दिया जाता है लिपिड बाइलेयर। तो इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है। और ये लिपिड बाइलेयर्स क्या है, सैंडविच्ड है। सैंडविच का मतलब यहां पे क्या दिया गया है, दरमियान में होना, के दरमियान होना, किसी चीज के दरमियान में आना, ये सैंडविच है। यहां पे इन बिटवीन कह सकते हैं, सैंडविच बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। अगर हम इस डायग्राम को इस स्टेटमेंट के साथ मैच करने की कोशिश करें तो स्टेटमेंट ये कहती है कि लिपिड बाइलेयर को इनर और आउटर प्रोटीन लेयर ने घेरा हुआ है इस मॉडल के मुताबिक, जिसको हम नाम दे रहे हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यहां इनर प्रोटीन लेयर है, जबकि इस तरफ हमारे पास आउटर प्रोटीन लेयर है। हमने सिर्फ और सिर्फ ये छोटे से हिस्से को यहां स्पेसिफाई करके, लार्ज करके इस डायग्राम को यहां पे शो किया। जरूरी नहीं कि हम इसी हिस्से को ही बड़ा करके देखें, ऐसा भी हो सकता है कि हम यहां से डायग्राम के लिए जो पीस कट करके उसको मैग्नीफाई करें, उसको ऑब्जर्व करें। किसी भी जगह से हम जब सेल मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व करेंगे इस मॉडल के मुताबिक तो हमें इसी तरह ही नजर आएगी कि अंदर वाली साइड पे भी प्रोटीन की लेयर होगी, बाहर वाली साइड पे भी प्रोटीन की लेयर होगी, और इन दोनों के दरमियान में क्या है, जो लिपिड बाइलेयर है वो मौजूद होंगी, बिल्कुल सैंडविच की तरह। यहां पे भी दोनों प्रोटीन, आउटर और इनर प्रोटीन लेयर्स जो है वो सैंडविच कर रही हैं लिपिड बाइलेयर की। और किसी भी जगह से अगर हम इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व करें तो बिल्कुल कंटिन्यूसली इसी तरह ही हमें ये दो प्रोटीन और लिपिड्स की अरेंजमेंट नजर आएंगी, क्योंकि यकसा ही फॉर्मेशन कर रहे हैं दोनों मिलकर सेल मेम्ब्रेन की। इस वजह से हम इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का नाम देते हैं। साथ ही साथ सैंडविच लाइक कंपोजिशन हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है सेल मेम्ब्रेन की, इसी वजह से इसी मॉडल को सैंडविच मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन का नाम भी दिया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट, गिवन बाय डैनियल एज वेल एज डॉसन। कब दिया गया था, 1935 में। 1935 में डैनियल और डॉसन नामी साइंटिस्ट ने इसको पेश किया था। और इनके इस मॉडल के मुताबिक ये जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है या ये जो मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, ये ऑर्गेनेलीज में ऑब्जर्व किया जाता है। यानी सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, सब सेलुलर कंपोनेंट्स या ऑर्गेनेलीज, वो वहां मौजूद जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो इस मॉडल को या इस मॉडल के मुताबिक उनकी सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी। लेकिन ये कहा जाता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करती। सेकेंड मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। थोड़ा बेहतर मॉडल है, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, प्रोटीन लेयर आर नॉट कंटिन्यूस। नॉट कंटिन्यूस से क्या मुराद है, यहां हमने देखा कि इनर वाली साइड पे भी, आउटर वाली साइड पे भी, किसी भी जगह से अगर हम सेल मेम्ब्रेन को इस मॉडल के मुताबिक ऑब्जर्व करें तो प्रोटीन इनर और आउटर साइड पे क्या है, वो कंटिन्यूस है। लेकिन ये मॉडल कहता है कि प्रोटीन लेयर्स जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, चाहे वो इनर साइड पे हो या आउटर साइड पे हो। एंड आर नॉट कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब होता है महदूद होना। ना तो कंटिन्यूस है प्रोटीन लेयर्स और ना ही वो क्या है, कन्फाइंड है टू सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। यानी सरफेस से मुराद
ना तो वो इनर साइड पे, ना ही वो आउटर साइड पे, ना ही वो कंटिन्यूस है। यानी प्रोटीन की जो लेयर है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोटीन उसकी फॉर्मेशन में यूज होती हैं, ना तो वो कंटिन्यूस होंगी और ना ही वो सरफेस पे, इनर सरफेस ना ही आउटर सरफेस पे वो कंटिन्यूसली मौजूद होंगी, बल्कि क्या होगा, बट आर एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है जड़े होना, धन से होना, इन लिपिड बाइलेयर इन मोजेक मैनर। मोजेक मैनर का मतलब होता है बेतरतीबी अंदाज में, और लिपिड बाइलेयर, ये जो लिपिड की दो तहें हैं जिनको हम लिपिड बाइलेयर कलेक्टिवली कहते हैं, इनके अंदर क्या है, ये मोजेक मैनर बेतरतीबी अंदाज में प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं, जड़े हुए होते हैं, धंसे हुए होते हैं, ना कि इनर और आउटर सरफेस पे कंटिन्यूस होते या फिर आउटर साइड और इनर साइड पे मौजूद होते हैं। तो फ्लूइड मोजेक मॉडल के मुताबिक क्योंकि प्रोटीन लिपिड बाइलेयर में बेतरतीब अंदाज में मोजेक मैनर में मौजूद होते हैं, इसी वजह से इस मॉडल को यह नाम दिया जाता है कि ये फ्लूइड मोजेक मॉडल है। मोजेक यानी कि बेतरतीब अंदाज में प्रोटीन का लिपिड बाइलेयर के अंदर मौजूद होना। और साइंटिस्ट के मुताबिक इस मॉडल के मुताबिक ये मॉडल सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड लाइक नेचर देता है, या यूं कह सकते हैं कि इस मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड नेचर रखती है, इस वजह से ये फ्लूइड का वर्ड भी ऐड किया जाता है और कंप्लीटली हम इसको नाम देते हैं कि ये फ्लूइड मोजेक मॉडल कहलाता है। वाइडली आर मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इसको एक्सेप्ट करती है कि वाकई ही ऐसा ही है, यानी कि जो प्रोटीन है वो इनर और आउटर साइड पे कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि क्या है, वो मोजेक मैनर में लिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड होते हैं। नेक्स्ट, कब दिया गया था और किसने दिया? फ्रेडरिक सेंगर और गार्थ निकलसन ने 1972 में ये मॉडल पेश किया, जिसको काफ़ी हद तक पजीराई मिली और आज भी लोगों में या साइंटिस्ट में इसको एक्सेप्ट किया जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो इसके मुताबिक उसकी फॉर्मेशन हुई है। और साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि जो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री के तौर पे सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है वो इस मॉडल के मुताबिक बनी हुई होगी, इसी वजह से हम उसको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस कौन से हैं? सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात करें तो डिफरेंट पॉइंट्स की फॉर्म में हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं। उनमें पहला पॉइंट है चार्ज पोर्स की ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, इसमें जगह जगह स्पेसिफिक पोर्स मौजूद होंगे जिनके अंदर एबिलिटी है कि वो चार्ज पार्टिकल्स को एक से दूसरी जगह, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। इन चार्ज पोर्स की वजह से स्पेसिफिक आयंस या चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है। इस तरह ये जो चार्ज पार्टिकल्स या मटेरियल्स की मूवमेंट वो इन चार्ज पोर के जरिए जो है वो देखी जाएगी। और ये जो मूवमेंट होगी चार्ज पोर्स के अंदर आयंस की या चार्ज पार्टिकल्स की, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हो सकती है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हो सकती है। यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट तो होगी, चार्ज पार्टिकल्स जो है वो मूव तो किए जाएंगे, लेकिन क्या होगा, उनकी मूवमेंट में एनर्जी यूज होगी। जबकि दूसरी तरफ पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल वे में विदाउट यूज ऑफ एनर्जी सब्सटेंसेस जो है वो मूव कर रहे होंगे इन चार्ज पोर से। सेकंड पॉइंट हमारा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज मेन आर वाइटल रोल आर फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन, वाइटल का मतलब होता है मेन या कीमती या अहम, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। आप स्टार्ट से लेकर एंड तक हम किसी भी चीज को, किसी भी पॉइंट को फंक्शंस के ऑब्जर्व करें तो मेनली कहीं ना कहीं किसी न किसी लिहाज से क्या है, कोई ना कोई चीज जो है उसकी ट्रांसपोर्ट में ही ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो रही होगी। तो मेन इसका जो फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस है, डिफरेंट सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना, एक से दूसरी जगह ले जाना, इसका काम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंशियली आर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये डिफरेंशियली या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। डिफरेंशियली और सिलेक्टिवली दोनों का एक ही मतलब बनता है, यानी कुछ चीजों को ये अलाउ करेगी कि वो गुजर सकें और कुछ चीजों को ये अलाउ नहीं करती, उनको गुजरने की इजाजत नहीं देती, इसलिए हम इसको डिफरेंशियली या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। डज नॉट अलाउ ऑल सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, ओनली स्पेसिफिक सब्सटेंसेस कैन पास थ्रू इट, और यही वजह है कि हम इसको ये नाम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि सब्सटेंसेस की मखसूस मिकदार को इसने मेंटेन करना होता है, उसको उसकी मखसूस मिकदार को अंदर और बाहर जो है वो उसका तयन करना होता है, उसकी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करना होता है उन सब्सटेंसेस की। रेगुलेट फ्लो ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स की जो मूवमेंट है उनका जो फ्लो है उसको ना सिर्फ ये कंट्रोल कर रहे हैं और साथ ही साथ क्या है उनकी मिकदार जो है उसको भी मेंटेन कर रहे हैं। लिपिड नेचर सब्सटेंसेस कैन पास, मेंटेनेंस जो हो रही है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिकदार को मेंटेन जो किया जा रहा है उसमें मजीद एक्सप्लेनेशन है कि लिपिड नेचर सब्सटेंसेस जो हैं वो इजीली पास हो सकते हैं। इसमें से स्मॉल और न्यूट्रल सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर है, ग्लूकोज है या फिर स्मॉल गैस मॉलिक्यूल है वो भी इजीली इसमें से पास हो सकते हैं। जबकि रही बात चार्ज सब्सटेंसेस की तो वो इसमें से इजीली पास नहीं हो सकते। जब भी पास होंगे उनको पास होने के लिए डिफिकल्टी होगी या फिर उनकी पैसेज जो है वो हमेशा क्या है चार्ज बोर के जरिए हो रही होगी या फिर स्पेसिफिक पाथवेज होंगे जो उनकी पैसेज में इन्वॉल्व होंगे। तो इस तरह स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को अंदर आने जाने की इजाजत दी जा रही है, कुछ को नहीं इजाजत दी जा रही। इस वजह से क्या है ये मेंटेनेंस के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रही है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर सब्सटेंसेस की मखसूस मिकदार को अंदर और बाहर मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और इसमें भी कुछ ऐसे हैं जो पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए मूव कर रहे होते हैं, कोई एनर्जी यूज नहीं होती। कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को यूज करते हुए मूव करते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डेफिनेटली क्या है एनर्जी यूज होती है। क्योंकि एनर्जी यूज होती है तो एनर्जी एटीपी की सूरत में दी जाएगी, इन्वॉल्व होगी, अवेलेबल होगी और साथ ही साथ क्योंकि एनर्जी यूज हो रही है एटीपी की फॉर्म में, इस वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को यहाँ पे अप हिल प्रोसेस का नाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंडोसाइटोसिस। इट कैन बी डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ मटीरियल और सब्सटेंसेस बाय इनफोल्डिंग। इनफोल्डिंग्स यानी कि फोल्ड्स की सूरत में सब्सटेंसेस को मूव करना इन दी फॉर्म ऑफ वैक्यूल। फोल्ड इस तरह बने कि वो वैक्यूल की फॉर्म में चेंज हो जाए और वो वैक्यूल किसी न किसी सब्सटेंस की ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो सेल के अंदर या बाहर। तो इस तरह की मूवमेंट जो फोल्डिंग बनाते हुए वैक्यूल की फॉर्म में सब्सटेंसेस को मूव करवाए, एक से दूसरी जगह ले जाए, इसको हम नाम देते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, साइटोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। यानी क्या हो रहा है सब्सटेंसेस की मूवमेंट हो रही है वैक्यूल की फॉर्म में हो रही है। वैक्यूल कब बनता है जब क्या है फोल्ड्स की फॉर्मेशन होती है, फोल्ड्स बनेंगे वैक्यूल बनेगा और वैक्यूल जो है वो क्या है सब्सटेंस को इनसाइड द सेल किसी न किसी फॉर्म में वैक्यूल की फॉर्म में सब्सटेंस को लेके जाएंगे। तो इस तरह ये कंप्लीट वर्ड मीन या मतलब देगा कि वैक्यूल की फॉर्म में सब्सटेंसेस का सेल के अंदर मूव करना ये एंडोसाइटोसिस कहला रहा होता है। इसकी मजीद दो किस्में हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में मूवमेंट हो रही है, इनफोल्ड्स या वैक्यूल की फॉर्म में ही सब्सटेंसेस सेल के अंदर जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा सॉलिड मटेरियल सॉलिड सब्सटेंसेस इस केस में मूव करेंगे। जबकि दूसरा पिनोसाइटोसिस है, इस फॉर्म में क्या है वैक्यूल की फॉर्म में लिक्विड सब्सटेंसेस सेल के अंदर मूव करेंगे। एक टर्म और भी इसके अगेंस्ट यूज होती है एक्सोसाइटोसिस, वो बिल्कुल इसके अपोजिट है, यानी सब्सटेंसेस मूव करते हैं वैक्यूल की फॉर्म में लेकिन वो सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग के एतबार से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग के एतबार से, ये है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना पहुंचाना, और नर्व इंपल्स ये मखसूस पैगाम है जो ब्रेन से बाकी हिस्सों की तरफ या बाकी हिस्सों से ब्रेन की तरफ नर्व सेल्स लाते ले जाते हैं। ये बरकी पैगाम ये यानी नर्व इंपल्स, इसकी ट्रांसमिशन, इसको लाने ले जाने में भी सेल मेम्ब्रेन अहम किरदार अदा करती है। लेकिन हर एक सेल की सेल मेम्ब्रेन इस ट्रांसमिशन में नहीं यूज होती, बल्कि मखसूस सेल्स हैं जिनको हम न्यूरॉन सेल्स या नर्व सेल्स का नाम देते हैं, उन्हीं की ही सेल मेम्ब्रेन सिर्फ ये सलाहियत रखती है कि वो नर्व इंपल्स को कंडक्ट कर रही है। वो के स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, लेकिन यहां पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है इस पैसेज में, नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन में। इसीलिए हम इस पैसेज को, नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन को भी यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन, इसके मुख्तलिफ नाम, इसकी कंपोजिशन, इसके मॉडल्स और इसके फंक्शंस को डिस्कस किया। आखिरी बहुत ही अहम बात कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस टॉपिक से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। तो पहली बात, हर लिहाज से किसी भी आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप इसको लाजमी तैयार करें। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बार हर रिपीट हो चुका है और आइंदा भी बार बार इसके आने के चांसेस होते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे। फिर नेक्स्ट, इसकी कंपोजिशन और साथ ही साथ इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए इसके मॉडल्स एज ए शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और परसेंटेज जो लिपिड और प्रोटीन की है, जो कि इसकी फॉर्मेशन या इसकी कंपोजिशन के बाद से डिस्कस की गई है, वो एज एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट होगी। वाज़ इस तरह होता है कि जी जस्ट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें भी हमने क्या है, इसके जो मॉडल्स हैं उनके मुताबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना होता है। समटाइम इस तरह भी होता है कि जी डिफ्रेंशिएट करें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। आखिरी, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज ए होल, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एज ए होल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, जबकि इसी में मजीद अंदर दो और शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं कि जी व्हाई वी कॉल सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज ए डिफरेंशियली और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, हाउ, किस तरह सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करती है। और इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंडोसाइटोसिस के नाम से, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है, मोस्टली इसके ऊपर नोट आता है या यूँ कहा जाता है कि जी डिफाइन एंडोसाइटोसिस आल्सो गिव इट्स टाइप्स, तो टाइप्स के नेम और उनके साथ साथ उनकी एक डेफिनेशन देनी होती है। कोशिश करें इसके साथ डायग्राम भी आप ड्रॉ करें, चाहे एंडोसाइटोसिस की बात हो रही हो, चाहे स्ट्रक्चर्स की बात की जा रही हो, या फिर एज ए होल लॉन्ग क्वेश्चन लिया जा रहा हो। इसमें आप कोशिश करें कि जनरल और स्पेसिफिक डायग्राम्स को भी आप इंक्लूड करें, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनके भी नंबर्स होते हैं और उस सूरत में आपको जब इनके नंबर अलॉट किए जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक, होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सब सेलुलर कंपोनेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।